चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में आज से करोड़ों साल पहले क्या पढ़ा था? वीटी बराबर क्या लिखा था? 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपान 9 ईटा। और आप लोग यहां पर जो ये था वी किसे कहते थे याद है? कि इतने साल की गैप में सब भूल गए हैं। क्या था इसे, क्या कहते थे? सीमांत वेग, है ना? और बाकी ये था, जानते हो, बूंद की त्रिज्या। और ये जिस माध्यम में, नहीं, जिस वस्तु को हम गिराते थे ये उसका घनत्व था, जिस माध्यम में गिराते थे ये उसका घनत्व था। बाकी जी तो पूरी दुनिया जानती है। और ईटा को हम बोलते हैं श्यानता गुणांक। इसका मैंने एग्जाम्पल कहीं दिया रहा होगा कि जब हम किसी श्यान माध्यम में किसी पिंड को ड्रॉप करते हैं, जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो उसका वेग एक समय तक बढ़ता है और उसके बाद फिर वो एक समान वेग से कहां गिरेगा? नीचे। याद है ना? और उस वेग को ही हम क्या बोलते हैं? सीमांत वेग। अब एक बात सोचो, जो पिंड जितना बड़ा होगा, त्रिज्या जितना ज्यादा होगी, उसके लिए सीमांत वेग का मान भी उतना क्या होगा? ज्यादा। लेकिन एक समान वेग से ही गिरेगा, ठीक है? तो सीमांत वेग का मान ज्यादा होगा या कम होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका आकार कैसा है। आकार बड़ा है तो सीमांत वेग का मान भी क्या होगा? ज्यादा। दूसरी बात क्या समझो, हमने कहा जो रो है, रो का मतलब ये है कि जिस माध्यम में जिसको हमने गिराया है, जैसे याद करो, ऐसे एक मैंने पानी बनाया था, है ना? एक बर्तन लिया था, बर्तन में पानी भरा था और एक गेंद को मैंने गिराया था। तो गेंद का जो घनत्व है इसको हमने रो लिया था। गेंद का घनत्व हम लोगों ने क्या लिया था? रो। और इस पूरे मीडियम का जो घनत्व था, डेंसिटी, इसको अपन लोगों ने क्या लिया था? सिग्मा। ठीक है? अब तुम सोचो, जितना ज्यादा हम गाढ़ा माध्यम लेंगे, जैसे पानी ले लें, शहद ले लें, डामल ले लें, बस एग्जांपल ले रहा हूं डामल का मैं, उसमें गिरेगी नहीं चीजें, लेकिन जितना ज्यादा मैं डेंसर मीडियम में जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं गाढ़ा माध्यम लूंगा, उसके लिए सिग्मा का मान उतना क्या होगा? ज्यादा। उसका घनत्व उतना क्या होगा? ज्यादा। अब तुम सोचो, अगर मैंने रो में से सिग्मा घटाया है, बस मैं इस फार्मूले से कुछ थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर चीजें आपकी कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़े कम से कम 10 दिन हो गया होगा, है ना? ये टॉपिक छोड़ने के बाद आज 10 दिन बाद ही क्लास चल रही होगी आपकी। तो अगर अब 10 दिन बाद चल रही तो आप तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि बना क्या है, ठीक है ना, और क्यों बना है। तो वीडियो पिछला रिवाइज कर लेना, तो हो सकता है कि चीजें बराबर हो जाए, मैच कर जाए। और नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, प्रयास करो, ना आए उससे अच्छा क्या हो सकता है? नो स्टडी नो कंफ्यूजन। है ना? तो यहां पर ये रो है, रो का मतलब कि इसका घनत्व, और जितना ज्यादा गाढ़े माध्यम में इसको हम भेजेंगे, उसके लिए सिग्मा का मान उतना क्या होगा? ज्यादा। अब सोचो, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो घटाने पे उत्तर कम आएगा। जैसे अगर मान लो ये 10 था और ये 2 होता तो घटाने पे उत्तर कितना आता? 8। लेकिन अगर मान लो मैं इसको 10 करके इसको मैं 5 कर देता, यानी इसका घनत्व और ज्यादा कर देता और गाढ़ा माध्यम हो जाता, तो ये कितना आता? 8। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को और गाढ़ा कर देता और ये 8 हो जाता, ये कितना आता? 2। इसको और गाढ़ा कर देता, इतना गाढ़ा कर दिया कि ये हो गया 10, तो यहाँ डेंसिटी कितना आ जाती? 0। सीमांत वेग का मान 0 हो जाता, नीचे ही ना आता, ऐसे पड़ा रहता। समझ गए ना? लेकिन अगर अब इसमें कुछ बड़े हरामी बैठे हैं पीछे, वो कह रहे अगर ऐसा करता तो एक काम करा, एक और बढ़ावा, 10 से एक अगर 12 कर देते तो क्या होता? सच में ऐसा हो सकता है। अगर इसको मैं 10 से 12 कर देता तो उत्तर आता -2, यानी सीमांत वेग का मान -2 आता और ये गेंद नीचे आने के बजाय कहां चल देती? ऊपर। इसीलिए जो बुलबुला होता है, बुलबुला, पानी के अंदर जब बुलबुला बनता है तो बुलबुला एक वस्तु हो गई जिसके अंदर हवा है, ऑब्वियस सी बात है उसका घनत्व कम होगा। बाहर बाहर पानी है, माध्यम है, जिसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। और कम में से अगर ज्यादा वाला घटाओगे तो माइनस में आएगा, इसका मतलब फटाक से सीमांत वेग का मान क्या आया? माइनस। इसका मतलब वस्तु बुलबुला नीचे जाएगा या ऊपर आएगा? इसलिए पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है वो बिना किसी के भेजे कहां चलाता है? ऊपर। समझ गए? तो अगर किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां बहुत ज्यादा डेंसिटी हो, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला मीडियम हो, तो वहां पर चीजें आसानी से नीचे नीचे गिरेंगी, धीमे से धीमे जाएंगी, उनका सीमांत वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम। मैंने क्या क्या बताया, समझ में आया? अब सुनिए, आसमान में बादल बनता कैसे है? एक प्रश्न हमारे पास ये है, बादल का बनना। तो दरअसल बादल वाकई में कैसे बनता है? जो नीचे की वाष्प है, ये सारी की सारी वाष्प
जब गर्म होती है, नीचे का माध्यम गर्म होता है, तो ये भाप बन के पूरा का पूरा पानी वाष्प के रूप में कहां चला गया? ऊपर। और ऊपर जाने के बाद जब मौसम ठंडा होता है तो उसका संघनन होता है, और किस पे होता है? वहां मौजूद सूक्ष्म कणों पर। और जब उसका संघनन हो जाएगा तो पानी की एक छोटी सी बूंद बनेगी, बहुत छोटी सी बूंद। और जो वो पानी की छोटी सी बूंद होगी उसकी त्रिज्या तो बहुत कम है। अब मान लो जो बूंद बनी है वो बनी है 0.001 मिमी की। अब 0.001 मिमी है, या 0.01 मिमी है, या 0.1 मिमी है, कुछ इसी आकार की बूंद बनी। अब अगर आप सोचिए मिमी को बदलना है हमें मीटर में, तो 10 की घाते -3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये बन गया 0.000 और 1। और अगर यहां करते 3 बार 0.00001, इतना छोटा बन जाता, सोचो। और उसी में भी इसका हमने स्क्वायर किया है ना, इसलिए मैंने से कहा ये क्यों किया समझा? ये तो अभी मैंने बताया मीटर में, और मीटर के बाद ऊपर क्या लगा है? आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करता ये और छोटा हो जाता, 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 नहीं 11 बार जीरो लगाते, उसके बाद 1 लिखते, कितना कम। यानी जो ऊपर वाष्प बनी है, जो छोटी सी बूंद है जिसका संघनन हुआ है बूंद के रूप में, उसकी त्रिज्या इतनी कम होती है, उसका सीमांत वेग बहुत कम आ जाता है, 0.00001 मीटर पर सेकेंड, ऐसे एकदम धीमे धीमे गिर रही है। हमने क्या कहा समझे? तो जो बूंद ऊपर है बादल के रूप में, जिसका संघनन हो गया है, अब बताओ वो बूंद हवा में तैर रही है ऐसे या गिर रही है? गिर रही है। जैसे ही संघनन होगा ग्रेविटी अपना काम करेगी, नीचे खींचेगी और बूंद नीचे गिरेगी। लेकिन उसका आकार इतना छोटा है कि जल्दी से तुरंत सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है, यानी एक समान वेग से नीचे गिरती है। और वो इतना कम वेग होता है, इतना कम वेग होता है कि इतनी दूरियां आने में आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, या हो सकता है और समय लग जाए, क्योंकि बहुत स्लो वेग से वो नीचे गिरती है सीमांत वेग प्राप्त करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जमीन से कोई आसमान में अब देखेगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो बताओ उसको वो बूंदे जो ढेर सारी इकट्ठा हुई है, वो सब की सब नीचे गिरती दिखाई देंगी या तैरते हुए दिखाई देंगी? तैरते हुए दिखाई देंगी। और उसी संघनन को हम क्या नाम दे देते हैं? बादल। तो बादल कुछ और नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदे हैं, जो सीमांत वेग से लगातार कहां गिर रही है? नीचे, जिनका क्या हो गया है? संघनन। लेकिन अब नीचे गिर रही है, हवा बह रही है, कोई 2 छोटी छोटी बूंद आपस में मिली, और जैसे 2 छोटी बूंद मिलेगी, आर का मान थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा ना। और जब आर का मान बड़ा होगा थोड़ा सा, तो सीमांत वेग का मान भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ज्यादा। और थोड़ा नीचे आई, थोड़ा सा और बूंदे मिली आपस में, और बड़ी हुई, और आई और बड़ी हुआ, आर का मान और बड़ा हुआ, कई सारी बूंदे आपस में मिलती गई मिलती गई मिलती गई नीचे गिरने पे, और इस प्रक्रिया में आर का मान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और सीमांत वेग का मान भी बढ़ता गया, और एक समय बाद आकार पर्याप्त हो जाएगा, और फिर वो सख्त से नीचे आएगी तेजी से, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? वर्षा। समझ में आया ना? तो बारिश का होना और बादल का बनना और आसमान में बादल का तैरना, ये तीनों समझ में आ गया कि नहीं आया? बारिश तो बादल में ही होती रहती है, बस वो इतने धीमे धीमे बूंदे नीचे आती हैं कि मुझे लगता है कि बादल तैर रहा है, जबकि तैरता नहीं, वो कहां आता रहता है? नीचे। पहले बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? तो ये हो गया एक बेसिक सा बात, बादल का बनना और तैरना। और यही सेम काम पैरासूट में होता है। जब कोई पैरासूट वाला व्यक्ति नीचे कूदता है तो जी डैश का मान बहुत कम हो जाता है, और जी का मान कम होने के बाद वो शीघ्र ही सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है, यानी एक समान वेग से नीचे गिरता है, उसे दिक्कत नहीं होती। नहीं, अगर उसका स्पीड बढ़ता जाए ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने आप को, चटनी गिर जाएगा नीचे गिरने के बाद चट्टा से। तो जब किसी भी वस्तु को हम गिराते हैं, है ना, तो एक समय के पश्चात वो सीमांत वेग प्राप्त कर लेगी, बशर्ते माध्यम कैसा होना चाहिए? श्यान। श्यान का मतलब समझ में आया था कि नहीं आया था? जहां पर 2 परतों के मध्य क्या होता था? विरोध। जैसे मैंने कहा था, किसी बाल्टी में पानी भर के नचा के हम छोड़ दे तो कुछ देर बाद पानी अपने आप घूमते घूमते रुक जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि द्रवों में एक गुण होता है सापेक्ष परतों का विरोध करने का, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्यानता। पहले बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने ऐसे द्रवों के बारे में पढ़ा जिनमें श्यानता का गुण पाया जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक है, वो है आश्यान तरल का प्रवाह। यानी हमारे पास एक ऐसा तरल है जो आश्यान है। अभी तक आपने पढ़ा था श्यान, और अब कैसा है? आश्यान। तो आश्यान तरल का प्रवाह हमें पढ़ना है। चलिए
समझते हैं कि आसयान तरल का प्रवाह पढ़ने से पहले हमें एक शब्द अच्छा लिख देता हूं मैं, आसयान तरलों का प्रवाह। थोड़ा अब यही से हमें समझ में आ जाएगा बर्नौली की प्रमेय क्या है, यही समय वेंचुरी मीटर के बारे में समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी, आपको पढ़ने में मजा आएगी। अभी आपने हमें ये बताया कि आसयान तरलों का प्रवाह है, इसमें एक तरल होता है जिसका नाम है आदर्श तरल। जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमें जानना है। हमने एक तरल का नाम बताया जिसका नाम क्या है, आदर्श तरल। अब आपको यह समझना है कि आदर्श तरल क्या होता है। क्या क्लास बड़ी सीरियस हो जा रही है? इतना भी कॉमेडी नहीं करना है, हद है यार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हमें समझना है आदर्श तरल के बारे में। आदर्श कहाँ हो, आए हो, आता है कोई? आदर्श नाम का कोई बच्चा आता है? नहीं आता, इसीलिए उसको हम लोग तरल बना देंगे आज। तो हमें यह पढ़ना है आदर्श तरल के बारे में कि भैया कौन सा तरल आदर्श तरल कहलाएगा। आइडियल लिक्विड, आइडियल, यहां आदर्श का मतलब है आइडियल। देखिए आइडियल क्या है इस दुनिया में, इस दुनिया में आप किसे कहते हैं कि ये हमारा आइडियल है। जैसे आपका भी कोई ना कोई आइडियल होगा, और आपका आइडियल कौन होता है पता है? जो आपकी हर इच्छा और आकांक्षा को पूरा करे, वही आपका आइडियल है। आइडियल, आदर्श आप ऐसे नहीं बना लेते। जैसे आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि जीवन में व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए, आप उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसकी बातों को, उसके उपदेशों को, उसकी हर एक चीज को फॉलो करते हैं, वही आपका आइडियल है। जो आपको लगता है कि नहीं ये परफेक्ट इंसान है दुनिया में, अगर जिंदगी हो तो ऐसे, वो आपका आइडियल है। और वो कोई भी हो सकता है। अब किसी का आइडियल कोई चोर हो सकता है, और किसी का आइडियल महात्मा गांधी हो सकते हैं, और किसी का आइडियल सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, और किसी के भगत सिंह हो सकते हैं, तो किसी के अब्दुल कलाम हो सकते हैं, और किसी के हम हो सकते हैं। हंस रही है, मारेंगे भाई ना। नहीं सच बात है, क्योंकि आप जिससे इंप्रेस्ड हैं वही आपका आइडियल है। आप उसके हर एक काम को फॉलो कर रहे हैं। पता चला कि मैं कल से जानता हूं जींस पहन के आने लगा, यहां से मोड़ के फटा ही, पता चला आधे लड़के वैसे ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम उनके आइडियल है ना। परसों हमने जानते हो ना गजनी वाली स्टाइल में बाल कटाए, इधर से धीरे से तिरछी मार के कैंची मरवाया, मान चला आधी कोचिंग के बच्चों के बाल उड़े हैं धीरे से। इसका मतलब फिर क्या हुआ? आप फॉलो कर रहे हैं ना। हम क्लास में जो शब्द बोलते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बोलने की चलने की स्टाइल है, अगर आप कॉपी कर रहे हैं, सेम वैसे ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हो गए हम आपके आइडियल बिना आपके जाने है ना। तो सबके अपने अलग अलग होंगे। आजकल के बच्चों का आइडियल कौन है? छपरी। छपरी मतलब कौन से छपरी? वही जो स्कॉर्पियो पे केक काट रहे हैं, समझ रहे हो ना। एक कोचिंग छपरी हो गई थी बीच में, है ना। 4 स्कॉर्पियो लोग चले गए जम्मू कश्मीर वो लोग, और वहां की सरकार ने चालान काट दिया ठीक है ना, वीडियो पे बैन लगा दिया। वहां जानता हूं मैं, कोई पर्यावरण एक्टिविस्ट था, उसने केस वोस कर दिया, दुनिया भर का कांड। तो मास्टर जैसे वाहियात टाइप के हो गए हैं, जो बच्चों को चूतिया बनाने के लिए वही हरकतें करते हैं जो बच्चे करते हैं, सेम तलवार वलवार मंगा के केक काटना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड छपरी तो वही सब। तो आजकल आपके आइडियल वो हो गए हैं, खेत बेच के एक स्कॉर्पियो ले लेना ठीक है ना, और फिर उसके बाद पूरे सामान में रोला काटना। स्कॉर्पियो है, मजाक बात नहीं। अच्छी लगती है स्कॉर्पियो तुम लोग को? सही से बताना, अच्छी लगती है? कितने लोग हाथ उठाओ, उठाओ जल्दी हाथ सीधे। ईमानदार सिर्फ 2-3 बच्चे हैं। तुम ये लोग बताएं, ये लड़कियों को अच्छी लगती है स्कॉर्पियो? तुम लोगों से उठी लगती है? कौन बोला है सर? तुम बोली ये ना? अच्छा अच्छा, ब्लैक कलर की है, सही, समझ में आ गया? तुम लोग भी समझ गए? अब रिक्त स्थान की पूर्ति कर लो, चलो अब आओ पढ़ते हैं आदर्श तरल के बारे में। कोई बात नहीं मैडम, छपरी कोई हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि लड़कियां नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। समझ गए? अब आइए, अच्छी गाड़ी है भाई, आइए देखिए। आदर्श तरल कहां थे? आदर्श तरल। आदर्श तरल मतलब ऐसा तरल जो हमारे हर जरूरत को पूरा करे। जैसे अगर किसी पाइप में कोई तरल बह रहा है, तो हम कहेंगे अगर वो तरल ऐसा हो कि उसके सापेक्ष परतों पर विरोध ना हो,
यानी पाइप के हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे वर्टिकल ऐसे वेग का मान समान हो तो हम बोलेंगे ये तरल कैसा तरल है, आदर्श तरल। इसका मतलब क्या है, अभी भी नहीं समझ पाए आप। यानी ऐसा तरल जो आसयान हो, सयान ना हो, क्या हो, आसयान। आसयान का मतलब कि सापेक्ष परतों के मध्य विरोध ना हो। तो कोई पूछे आदर्श तरल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वह तरल जो तरल कैसा हो, आसयान। तो आसयान तरल हो तो उसे हम बोलेंगे आदर्श तरल। और दुनिया में ऐसा कोई तरल मौजूद कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी बाल्टी में किसी पानी को नचा के छोड़ दीजिए तो नाचे पड़ा है, रुक ही नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? एक समय बाद तो रुकेगा ही रुकेगा चच्चा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तरल दुनिया का कोई भी है वो सब का सब क्या है, सयान। सब में सयानता का गुण पाया जाता है। ऐसा कोई तरल नहीं जिनमें असयानता का गुण हो। लेकिन हमने कहा, तभी तो हमने इसको क्या माना है, आइडियल, आदर्श। आदर्श वो होता है जो हो ही ना, वही है आदर्श। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में चीजें ऐसी हो, जैसे आपके माँ बाप चाहते हैं एक आइडियल बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड हो, लंबा हो, गोरा हो, तेज हो, कोई आय ना हो, दारू न पिए, गुटखा न खाए, कहीं घूमने न जाए, जो कहे वही बात माने, खूब कमाए, जो एग्जाम दे दे निकल जाए। तो समझ रहे हैं आप, है ना? मतलब एकदम क्या ही होता है, मतलब सारे एकदम इनबिल्ड हो, कभी बीमार ना हो, है ना, एकदम फिट एंड फाइन हो। मतलब क्या ही कहें फिर। अब ऐसा बच्चा फिर कहां मिलेगा, किस शेप में, किस ढांचे में, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, तो शिकायत ना आए कभी, रात दिन बैठ के पढ़ता रहे, है ना, कॉपी खोल के, घर वाले कहें उठ जाओ तो उठ जाए, कहें बैठ जाओ बैठ जाए। ठीक है, ऐसा बच्चा, दैट कॉल्ड आइडियल बच्चा। कोई है इसमें? आज हर देखो फिर आदर्श लोग। दूसरा क्या है, हमें एक मिला आस्यांता का गुण उसमें हो जो कि संभव नहीं है। दूसरा असंपीड्य हो। अब मान चला कि किसी पाइप में पानी बह रहा है, पानी का आयतन घट गया, पानी का आयतन बढ़ गया, पानी दबने से आयतन घट गया या बढ़ गया, ये गुण ना हो। तो ऐसा तरल जो आसयान हो और असंपीड्य हो, यानी दबे ना, ऐसे तरल को हम बोलेंगे कौन सा तरल, आदर्श तरल। तो अगर आपसे कोई पूछे आदर्श तरल किसे कहते हैं, तो वह तरल जो असंपीड्य और आसयान हो उसे आदर्श तरल कहते हैं। मैं लिखाने वाला नहीं हूं, समझ में आया? तो ऐसे तरल को हमने नाम दे दिया आदर्श तरल। चलिए ठीक है, तो आदर्श तरल ऐसा है। ऐसा कोई तरल दुनिया में मौजूद है? नहीं मौजूद है। चलिए, लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए, अपने अध्ययन करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो तरल है वो तरल कैसा है, आदर्श। क्या सच में ऐसा है? हमने ऐसा, हम उसको ऐसी कंडीशन से देंगे, दशाएं देंगे कि अगर पूरा वो नहीं है तो कम से कम कुछ तो वैसा बन जाए। थोड़ा बहुत वैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। चले आगे, आदर्श तरल। इसके बाद आता है अगली हेडिंग इसमें, इस चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं अविरतता का सिद्धांत। ठीक है ना? तो अविरतता का सिद्धांत समझेंगे क्या है। और आज हमने चैप्टर शुरू कर दिया ना, अब बस करें क्या? बहुत दर्द भरी निगाहों से तुम लोग हमें देख रहे हो। अब ये मुझसे देखा ना जाएगा। बस मेरा ये करने का इरादा सिर्फ ये था कि कम से कम आज हम लोग इस चैप्टर का क्या कर लिए, पुनः श्री गणेश। और अब 10-15 दिन में, 20 दिन में हम पूरा टॉपिक खत्म करें। इतना मत बुलाइए मैडम, नहीं आगे बुला के 2 झपेड़ा मार देंगे, बदनाम हो जाएंगी। तो समझिए पहले, अब कल से आप रेगुलर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा तेज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बाकी आपका जो 2 घंटा आगे जो ये निपटाना है अपना, आने के बाद पहले टाइम से आइए, वो कवर करिए। उसके बाद आखिरी में जाते वक्त हम लोग ये क्लास अपनी कर लिया करेंगे। ठीक है ना? और जल्दी से पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे। लिखना कुछ नहीं रहेगा, बस साफ साफ बताते चलिए। और घर पे जाने के बाद अपना पूरा फेयर क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और बार बार कहा है कि ये काम का है, नहीं मैं पढ़ाता ना मैं छोड़ देता, मेरा कुछ न जाता, इसलिए इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? बाकी चलिए, बेस्ट ऑफ लक, सबको नमस्ते।